नमस्कार साथियों, राज ई लर्निंग परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज शिक्षक दिवस है। माँ सरस्वती को नमन करता हूं और शिक्षक दिवस पर सबसे पहले ही जो शिक्षिका के रूप में मेरी माँ है उनको भी नमन करते हुए जो भी मुझे शिक्षा के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनसे भी मैंने शिक्षा प्राप्त की है सभी को मैं नमन और प्रणाम करता हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, हम हमेशा की तरह रोज़ ये सिलेबस क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि हमें सारा जो अपना ध्यान है वो किस पर ध्यान देना है अपन को? सिलेबस के एक एक बिंदु आपको रोज बता रहा हूँ। सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस यही आपको आपका रास्ता बताएंगे। इसी से आपका सिलेक्शन होगा। कैसे सिलेक्शन होगा इसको पहले भी कहा है। यदि आप नए हैं तो भी आप पहले पुराने वीडियो देखें, फिर एक एक क्रम से देखें। देखिए, इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं उनको आप लोग याद कर लीजिए। नगर पालिकाओं का गठन सबसे पहला ये काम, फिर इसी के अंतर्गत जो सेक्शंस धाराएं हैं उनको याद करना है। फिर ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इनके अंतर्गत सामान्य क्रय अनुबंध नियम 1974, कार्य संचालन और फिर अपन कुछ योजनाएं, और योजना बिल्कुल स्पेसिफाइड, ये आपके माइंड में रहेंगे तो आपको हमेशा दिशा प्रदान करेंगे। तो इसी के हिसाब से हमें तैयारी करनी है। चलो फिर स्टार्ट। देखो, हमने जो पिछला रिवीजन किया था, आपको हमेशा ये धाराएं सुबह मॉर्निंग में आधा सा 1 घंटा जितना भी समय मिलता हो उसके अंतर्गत आपका रिकॉल करनी है। धारा 23 क्या है? ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंधन, रिस्ट्रिक्शन। उनको कब? जब उसकी अधिसूचना जारी हो जाती है और इलेक्शन संपन्न होने तक इस प्रकार का निर्बंधन है। धारा 24 सदस्यों के लिए साधारणतः निरर्थाएं, क्या क्या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है, किसके कारण उनको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। धारा 25, मैंने कहा था 25 साल के हो गए, किसका अधिकार मिल गया है? जैसे मतदान का अधिकार। ऐसा 25 से नहीं है, हमने याद करने के लिए सिर्फ मतदान का अधिकार। और जो धारा 26 है, निर्वाचन में मत देने की रीति, इसको सिर्फ हमने देखा था, इसका हमें आगे इसकी डिटेल इसे देखनी है। निर्वाचन में मत देने की रीति मतलब किस प्रकार का तरीका काम में ले रहे हैं। जैसे जो राष्ट्रपति के इलेक्शन है, राष्ट्रपति के इलेक्शन के अंतर्गत कैसा ले रहे हैं? अप्रत्यक्ष जो चुनाव प्रणाली है, ठीक ना, अनुपातिक जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है उसको काम ले रहे हैं। इस प्रकार से इसके अंतर्गत जो नगर पालिका है वहां पर हम कौन सा तरीका काम में ले रहे हैं, थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए 1 मिनट हम लेंगे आपका। देखिए, एक मूवी आई थी, ठीक है, द माउंटेन मैन के अंतर्गत माउंटेन मैन, उसके अंतर्गत दशरथ मांझी होते हैं। उसी की तरह आपको भी जिस विश्वास के साथ जिस काम के अंतर्गत आप लगे हुए हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको अपना सिलेक्शन लेकर के छोड़ना है। उसके अंतर्गत उत्साह, हौसला, आपका जोश, जुनून कम नहीं होना चाहिए। आज की वीडियो के अंतर्गत हम एक और चीज देखेंगे। जैसी आप लोगों की डिमांड हो रही है, आपने कहा सर आपके लिखे हुए जो अक्षर हैं समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उनको हमने टेक्स्ट के अंतर्गत लिख दिया। किसी ने कहा कि सर ये जो आप स्टार लगा रहे हो इसको अपन शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत कैसे लिखते हैं, उसके बारे में भी आप बताइए। तो हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स दिस एक्ट, और इसके साथ में इसके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, यदि आप ओरिजिनल एक्ट नहीं पढ़ोगे तब मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बताएंगे कि ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। चलो स्टार्ट। अब इसके अंतर्गत देखो, मैं आपको ये भी बता रहा हूं, हम जितने भी 10 पेज के जो मैटर है उसको हमने फिर इसको कंसाइज करके, ये देखिए एक ही पेज के अंतर्गत ले गए। कैसे आपको इसको शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत लेके आना है, परंतु शॉर्ट नोट्स पहले डिटेल पढ़ेंगे फिर शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत आएंगे। तो आप बिल्कुल अपने कायम रहें और चलते रहें। चलो नेक्स्ट। अब अपन बात कर रहे थे निर्वाचन में मत देने की रीति, किस प्रकार से निर्वाचन के अंतर्गत मत दिया जाता है। तो देखो, ऐसे प्रत्येक निर्वाचन में जिसमें मतदान होता है, मतपत्र द्वारा ऐसी रीति से मत दिए जाएंगे। किसके द्वारा दिए जाएंगे? मतपत्र, बैलेट के द्वारा जैसी विहित की जाए, जैसी उसके अंतर्गत बता दी गई है। कोई भी मत प्रोक्सी के माध्यम से नहीं लिए जाएंगे। या प्रोक्सी का आता है रिप्रेजेंट समबडी। यदि कोई बार सेवा कर रहा है, बाकी जैसे लोकसभा इनमें होता है, उनको यदि अनुमति मिलती है तो रिप्रेजेंट समबडी, वो उसके कोई किसी का पड़ोसी या कोई परिवार का सदस्य किसी का रिप्रेजेंट करके इलेक्शन के लिए आ जाता है। परंतु इसके अंतर्गत इस प्रकार का कोई भी छद्म और
प्रोक्सी मत का माध्यम नहीं होगा। यहां से देखो, इसको क्वेश्चन को आप 5 मार्क्स बना लीजिए, 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब नगर पालिका में प्रोक्सी मत का मतदान नहीं होता है। थोड़ा वीडियो लंबा भी बन जाए तो भी आपको बिल्कुल कायम रहना है और लगातार देखना है। प्रत्येक निर्वाचन के लिए एक मत होगा, और यदि कोई निर्वाचक एक से अधिक उम्मीदवारों को मत देता है तो उसका मत क्या है, शून्य माना जाएगा, और उस मत को क्या है, नामंजूर कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा और क्या चीज इसके अंदर दी हुई, इस अधिनियम या तत्धीन, तो देयर अंडर, इसी के जो अनुबंधित है, इस नियम के तत्धीन, इसके अकॉर्डिंग कोई भी जो चीज है, देयर अंडर बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी मतदान मशीनों से, एक तो अपने मत पत्र कर दिया और एक हो गया अपने मतदान मशीन से, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, जो भी उनके अंतर्गत जो निर्वाचन आयोग बना देता है उस रीति के अकॉर्डिंग मत देना और अभिलेखित करना मतलब होता है रिकॉर्डेड वोट, जो उसके अंतर्गत रिकॉर्ड मशीन के अंतर्गत होते हैं। किसी नगर पालिका के ऐसे वार्ड या वार्डों में अंगीकृत करना होता है अडॉप्ट किया जा सकेगा, उसको ग्रहण किया जा सकेगा, अडॉप्ट किया जाएगा, जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए विनिर्दिष्ट करे, स्पेसिफाई करे, उसको पहले ही बता दे कि इस प्रकार से किया जाएगा। अब देखो, इसी का स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण के अंतर्गत क्या है, उपधारा 3 के प्रयोजन के लिए मतदान मशीन मीन से अभिप्रेत है मत देने के लिए अभिलेखित करना, रिकॉर्डेड वोट्स उसके अंतर्गत करना के लिए प्रयुक्त कोई मशीन या साधित्र, मतलब एपरेटस, कौन सा अपन उपकरण काम में ले रहे हैं, चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक द्वारा अन्यथा प्रचलित हो, इस अधिनियम के तत्दीन बनाए गए नियमों में मत पेटी या मत पत्र के प्रति किसी निर्देश या अर्थ अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय इस प्रकार लगाया जाएगा, मानो इसके अंतर्गत जहां कहीं ऐसी मतदान मशीन का किसी निर्वाचन में प्रयोग होता है, ऐसी मतदान मशीन के प्रति निर्देश है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ मशीन और मत पत्र से संबंधित चीजें कही है। अब यदि हम इसके अंतर्गत चीज देखें तो क्या क्या चीजें हमने कही है, एक तो हमने बैलेट की बात कही है, कि एक तो मत पत्र के द्वारा, एक दूसरी चीज इसके अंतर्गत क्या होगा, अपने मतदान मशीन, इसके द्वारा भी इलेक्शन हो सकते हैं, मतदान मशीन के द्वारा हो सकते हैं। और तीसरी चीज इसके अंतर्गत यदि स्टार वाली चीज देखें तो ये सबसे, यह क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा, जो प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी मतदान इसके अंतर्गत नहीं होता है, छद्म मतदान इसकी अंतर्गत प्रक्रिया नहीं है। अब इसके अंतर्गत जो अपने दो देखा 26 के अंतर्गत है कि इसके मत देने की जो रीति के बारे में, निर्वाचन में मत देने की रीति क्या है, उसके बारे में अपने सारा डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट इसके अंतर्गत देखिए, जो धारा 27 है, आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार से भरी जाएगी। आकस्मिक रिक्तियां, यदि कोई कारण से किसी की मृत्यु हो जाती है, या उसको पद से पदच्युत किया जाता है, या कोई त्याग पत्र दे देता है, ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम क्या करेंगे, समय व्यतीत हो जाने से अन्यथा होने वाली कोई आकस्मिक रीति उपधारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उप निर्वाचन से भरी जाएगी। उसके अंतर्गत क्या होगा, उप निर्वाचन होगा, वापिस से इलेक्शन किया जाएगा। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में हमने पहले निकाल लिया है, इस प्रकार का क्वेश्चन से भरी जाएगी। जो किसी साधारण निर्वाचन के लिए विहित रीति, कोई भी साधारण निर्वाचन के लिए विहित रीति यथा शक्य, एज सुन एज, जितना जल्दी हो सके, शीघ्र करवाए जाने के लिए नियत किया जाएगा। और इसके अंतर्गत क्या दिया है, उप निर्वाचन में निर्वाचित कोई सदस्य तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सदस्य इस स्थान के लिए निर्वाचित हुआ है, तब तक पद धारण करने का हकदार होगा जब तक कि रिक्ति नहीं होती। जब तक उसकी पद धारण करेगा जब तक वह पद रिक्त नहीं होता है। उप निर्वाचन निर्वाचित, जैसे कोई सदस्य, अब इसको इसको पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद बताता हूं। जब किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु, पद त्याग या हटाए जाने से कोई रिक्ति हो गई, इससे रिक्ति हो गई है। अब देखो, या फिर किसी भी वार्ड में अनुसूचित जाति यथा स्थिति अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के किसी सदस्य के लिए आरक्षित किसी स्थान से जो रिक्ति ऐसी जाति या जनजाति वर्गों के सदस्यों द्वारा भरी जाएगी। किसी भी वार्ड में किसी भी महिला के लिए आरक्षित स्थान में उस रिक्ति को महिला द्वारा भरा जाएगा। और क्या है, जहां कोई रिक्ति किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु हो जाने, उसके त्याग पत्र दे देने या उसे हटा दिए जाने, या उसके निर्वाचन से परिहार, उसको रिमूवल हटा दिया गया के कारण होती है, और उस सदस्य की पदावधि घटनाओं को साधारण अनुक्रम में रिक्ति होने के 6 मास के भीतर परिवेशित हो जाता है, डिटरमाइंड।
उसको 6 मास के अंतर्गत क्या है उसको भरना होता है। यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया है, 5 स्टार लगा दिया है, ठीक ना। और वहाँ राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि रिक्ति को अगले सामान्य निर्वाचन तक न भरा जाए होती है, तो वहाँ राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी कि अब रिक्ति को अगले सामान्य निर्वाचन तक न भरा जाए। यदि 6 मास से भी कम समय है तब उसको नहीं भरा जाता है ना। देखो अब यदि इसको हमने शॉर्ट के अंतर्गत कैसे जो लिखते हैं वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो इसको आगे भी आप देखेंगे पूरा कंसाइज करके। हमने सबसे पहले लिखा धारा 26 के अंतर्गत है निर्वाचन में मत देने की रीति। तो उसमें 2 चीज़ आती है, एक तो मतपत्र, एक मतदान मशीन, एक होता परोक्षी मतदान नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ से आपने 26 के अंतर्गत देख ली। धारा 27 है आकस्मिक रिक्तियों को किस प्रकार से भरी जाएगी। सबसे पहले चुनाव भी 6 माह के अंतर्गत, कार्यकाल अगले चुनाव तक। यदि कोई 2 साल तक उसकी रिक्ति हो गई है तो पिछले 3 साल के लिए जो नेक्स्ट चुना जाएगा। आरक्षित स्थान में उसी वर्ग का उम्मीदवार, महिला है तो महिला, यदि SC ST की सीट है तो SC ST की सीट से भरा जाएगा। ये बातें यहाँ पर हमने डिस्कस की है। तो अब हम इसके बारे में देखो। हाँ, तो ये बात आ गई। अब कितना इसको कंसाइज कर दिया, 10 पेज को हम 1 पेज के अंतर्गत ले जाएंगे, 350 पेज को हम 35 पेज के अंतर्गत लेकर आ जाएंगे। इसलिए आप बी कंटिन्यू अच्छे से लगे रहें, अच्छे से मेहनत करें। अब बात आती है धारा जो 28 क्या कहती है, ये निर्वाचन के अंतर्गत यदि कोई अपराध हो रहा है, निर्वाचन में अपराध की घटना घटती है, उसके बारे में बताया गया। और ये सारा क्या है, चुनाव आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम बना हुआ 1951। अब ये भी ध्यान होना चाहिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कौन सा है, 1951 का है। अब लोक प्रतिनिधित्व 1951 की कई सारी धाराएं हैं, तो इन धाराओं को अपन को ध्यान नहीं रखना है। कोई भी धाराएं उस उपबंध से प्रभावी होंगे, मानो जैसे कैसे उसमें निर्वाचन के प्रति निर्देश और इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के प्रति निर्देश हो। मतलब कि उसके जो निर्वाचन आयोग है और अपने जो एक्ट है उसके दोनों के प्रति जो निर्देश दिए गए, उनमें किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रति निर्देश, वार्ड के प्रति निर्देश, उसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रति और वार्ड के प्रति अलग अलग क्षेत्र के लिए, जैसे वार्ड के प्रति अलग निर्देश है अपने, और निर्वाचन क्षेत्र के प्रति जो पूरा एरिया है उसके अंतर्गत अलग जैसे निर्देश दिए गए। ऐसा इसमें कुछ विशेष नहीं लिखा ना। देखो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, हम उसी को लेते हुए चलेंगे। अब इन्होंने वापस से वही जो अपने ये क्या कहते हैं, अपने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, इसके बारे की सारी धारा दी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत क्या दिया, उसकी धाराएं, धारा 125 और 127 में अभिव्यक्ति मतलब होता है एक्सप्रेशन द्वारा इस अधिनियम के अधीन के स्थान पर अभिव्यक्ति राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अधीन, और धारा 134 और 36 अभिव्यक्ति जो एक्सप्रेशन की है, ये सारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराएं। इस अधिनियम या के अधीन या स्थान पर अभिव्यक्ति राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के द्वारा अधीन प्रतिस्थापित कर दी गई। वो सारी जो धाराएं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराएं वो 2009 के अधीन या प्रतिस्थापित कर दी गई है। अब एक चीज यहाँ लिखिए, और जो धारा 135 ख की उपधारा 1 में लोकसभा या किसी स्थान की विधानसभा के स्थान पर शब्द नगरपालिका वार्ड प्रतिस्थापित कर दिया गया, क्योंकि वो लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कानून बना हुआ है, तो उसको चेंज करके यहाँ इसकी जगह क्या माना जाएगा, नगरपालिका वार्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा। अब नेक्स्ट इसी के अंतर्गत आता है राजस्थान नगरपालिका संशोधन एक्ट 2020 के तहत। देखो हमने 19, 20, 21 और 22 जो संशोधन है, उनको संशोधनों को भी साथ में इनको लेते हुए चलेंगे। ये आपको जो आपका अमेंडमेंट है इसके अंतर्गत ये चीज़ें जो एक्ट है अमेंडमेंट में मिलेंगे। तो क्या चीज़ दी है उसमें, जो यदि कोई उम्मीदवार नाम निर्देशन पत्र, शपथ पत्र और घोषणा पत्र ये किसको जमा करवाता है, आरओ को जमा करवाता है। अब यदि उसमें कोई मिथ्या सूचना अगर कोई सूचना छिपाता है तो उसे 6 मास का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकती है। ये ध्यान रखना है, ये भी इसी धारा के अंतर्गत आया हुआ है। कौन सी धारा, धारा 28 के अंतर्गत आया हुआ है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए धारा 29, धारा कौन सी है, 29 भ्रष्ट आचरण। किसी का भी क्या है, भ्रष्ट आचरण के बारे में इसमें लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है देखो, हाँ, इस अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को भ्रष्ट आचरण समझा जाएगा। कैसे, यदि कोई रिश्वत देता है, यदि कोई किसी को भी रिश्वत दे देता है, आपको एक्ट पढ़ना, खुद ओरिजिनल पढ़ना होता है। कई आर्थिक समीक्षा जैसे इकोनॉमिक सर्वे
और ये जो अधिनियम होते हैं उनको हमको ओरिजिनल पढ़ करके फिर उसमें से कंसाइज करके नोट्स बनाए जाते हैं। इसमें क्योंकि पता नहीं कब कहाँ से और बीच में से कौन सा क्वेश्चन बन जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो रिश्वत दे रहा है, रिश्वत कैसे भी हो सकता है, किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या कोई एजेंट हो सकता है या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति के चाहे किसी भी का परितोषण का ऐसा दान, प्रस्तावना, वचन जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से उद्देश्य क्या हो, किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने पर या न होने में उम्मीदवारी की वापस लेने या कोई निर्वाचन लड़ने से हट जाने के लिए उसको कहे भाई आप ये इलेक्शन के अंतर्गत हट जाओ, हम आपको पैसे दे देंगे। तो ये क्या है, भ्रष्ट आचरण है। और 29 के तहत आ रहा, किसी निर्वाचक को किसी निर्वाचन में मत देने या मत देने के लिए विरोध करना, उसको डाइवर्ट करना, तब भी ये इसी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखो और क्या क्या भ्रष्ट आचरण उसको उत्प्रेरित करके उसको कहे कि आप करो ही करो इस प्रकार का। किसी व्यक्ति को इस प्रकार से खड़ा होने या न होने या उम्मीदवारी वापस लेने या निर्वाचन से हट जाने के लिए और या किसी निर्वाचक की मत देने या मत देने से विरत रहने के लिए, वही बात वापस से आई है। या इनाम के रूप में कि हम आपको कुछ इनाम दे देंगे। विरत रहना होता है रिफ्रेन, अलग रहना। स्पष्टीकरण क्या है, इसी खंड के प्रयोजनार्थ शब्द परितोषण होता है ग्रेटिफिकेशन मतलब कोई ऐसा धन देना, उसको धन्य परितोष या धन के रूप में प्रांकलनीय परितोष, कोई आंकलन करके इस प्रकार से तक ही निर्बंधित नहीं है, खाली ऐसा धन ही नहीं है। और इसमें शुभ रूप चाहे किसी भी रूप के अंतर्गत वो कोई रिश्वत दे रहा है तो सब रिश्वतें इसके अंतर्गत शामिल है। मनोरंजन तथा इनाम के लिए सभी रूपों में नियोजन सम्मिलित है, किंतु इसमें किसी भी निर्वाचन में या प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक उपगत किन्हीं व्ययों को संदाय सम्मिलित नहीं। यदि कोई आदरपूर्वक कोई खाना खिला रहा है, सद्भावनापूर्वक काम कर रहा है, वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। अब नेक्स्ट इसके अंतर्गत और क्या चीज़ आती है, असम्यक असर डालना, यूनिक अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू जो इन्फ्लुएंस डालना, प्रभाव डालना, अर्थात किसी निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में उम्मीदवार उसके या उसके अभिकर्ता एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप का प्रयत्न। कैसे, जैसे इस खंड के उपबंधों की व्यापकता, जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें यथा निर्दिष्ट जैसा निर्देश दिए गए ऐसे किसी व्यक्ति के बाबत, ये सारी अपने धारा 29 के तहत पढ़ रहे हैं। कैसे, किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक या ऐसे किसी व्यक्ति को उसके उम्मीदवार निर्वाचक हितबंद उसको थ्रीटेंस, निर्वाचक हितबंद उसको भयभीत थ्रीटेंस या किसी प्रकार की क्षति या कोई सामाजिक बहिष्कार और किसी जाति या समुदाय से बाहर करना, निष्कासन आता हो, पहुंचाने की धमकी देता हो। यदि कोई उसको ऐसा कहेगा हम सामाजिक रूप से आपको बहिष्कार कर देंगे, इस प्रकार से उसको डरा धमका रहा हो या कोई उसका थ्रेटेंस धमकी हो। और क्या हो सकता है, किसी उम्मीदवार या निर्वाचक को ये विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है कि हम ऐसा यह उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह ऐसा कोई व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध या देवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिंदा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा, उसे मतलब कि इस प्रकार से कोई देवी प्रकोप हो जाएगा, इस प्रकार की चिंताओं से भी बचाता है। ये भारत के अंतर्गत इस प्रकार की चीज़ें थी, इसीलिए ये एक्ट के अंतर्गत बनी गई। देखो क्या क्या है, आपने देखा ही होगा जो मार्टिन लूथर किंग ने जब उस समय जो यूरोप के अंतर्गत वो चर्च के अंतर्गत फैला हुआ भ्रष्टाचार था, तो उस चीज़ के लिए भी क्या था, वो ऐसी चीज़ें थी कि हम आपको ऐसा पत्र देंगे, तो ऐसा उस लेटर से इंडेंट से क्या होगा कि आपके सारे जो पाप है वो समाप्त हो जाएंगे, उनको पैसे चाहिए। तो ये भी कह रहे हैं कि कोई देवी प्रसाद आध्यात्मिक परिनिंदा का भाजन हो जाएगा, हमें इलेक्शन नहीं किया। तो इस प्रकार का ये सभी एक्ट भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत है। रिंडेंड एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर और स्पिरिचुअल सेंसर, किसी को आध्यात्मिक रूप से भी किसी को इस प्रकार से हरेसमेंट करना, उसको भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है। यह समझा जाएगा कि इस उम्मीदवार या निर्वाचक के निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग के इस खंड के अंतर्गत हस्तक्षेप करता है। यह भी उसमें क्या आएगा, भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आएगा। अब नेक्स्ट चीज आती है, यदि कोई लोक नीति की घोषणा, लोक कार्रवाई, वचन, किसी वेद अधिकार का प्रयोग मात्र जो किसी निर्वाचन अधिकार के हस्तक्षेप करने के आशय के बिना इस खंड के अंतर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा। अब यदि कोई लोक नीति है, कोई लोक कार्रवाई है या फिर कोई वेद अधिकार है, तब उसको इसके अंतर्गत नहीं समझेंगे। यहाँ से 5 स्टार क्वेश्चन बन सकता है। देखो हमने 55 पेज पढ़ लिए,
ये काफ़ी कुछ ज़्यादा स्पीड से हम चल रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्द अपना क्रॉस हो जाएगा। किसी व्यक्ति के धर्म, मूल, वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति को मत देने या मत ना देने, मत देने के लिए विरत रहने। कोई भी, भाई आप इस लिंग के हो, आप इस भाषा के हो, आप पुरुष हो, महिला हो, आप ये जाति के हो, आप ये जाति के हो, इस प्रकार से विरत रहने की उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता जो एजेंट है, उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की समाप्ति से किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा अपील या उस उम्मीदवार के निर्वाचन के संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। और धार्मिक प्रतीकों का उपयोग, जैसे किसी धर्म के प्रतीक बताए जाते हैं, उसकी दुहाई दी जाती है। राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग या उनकी दुहाई दी जाती है कि आप इस प्रकार के, इस धर्म से हो, और उनको डाइवर्ट करने का काम करता है, तो भी वो क्या होगा, भ्रष्ट आचरण होगा। परंतु यदि इस अधिनियम के अधीन किसी भी उम्मीदवार को आवंटित कोई भी प्रतीक इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई धार्मिक प्रतीक या राष्ट्रीय प्रतीक नहीं समझा जाएगा। यदि वो आवंटित प्रतीक है तो आवंटित प्रतीक का वह प्रचार प्रसार कर सकता है। बहुत अच्छी चीज़ें लिखी है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हो 3, 4 और 5 स्टार। अब देखो नेक्स्ट क्या देगा, किसी भी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता एजेंट या किसी भी उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता एजेंट के सम्मति से किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा उस उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावनाओं को अग्रसर करने के लिए या किसी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, कोई विपरीत प्रभाव डालने के लिए नागरिकों के विभिन्न वर्गों में धर्म, मूल, वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावना से समप्रवर्तन, उसको प्रमोट करता है कि भाई ये इस जाति का है, उसको घृणा की भावना से देखता है या उसको ज़्यादा दे रहा है। संप्रवर्तन का प्रयत्न करना, या तो उसको प्रमोशन करना, उसको नेगेटिविटी बताना, या कोई पॉजिटिव काम इस प्रकार से करना, ये सब की चीज़ें ये भ्रष्ट आचरण में आती है। किसी भी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा उस उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावनाओं के अग्रसर करने के लिए किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए सती प्रथा या उसके क्रम प्रचार का गौरवान्वित करना। भाई हमारा तो ऐसा परिवार है जिसके अंतर्गत सती हो रखी है, तो आप, हमारा परिवार बहुत गौरवान्वित है, तो आप हमें वोट दीजिए। तो ऐसा कोई भी काम इसके अंतर्गत लीगल नहीं है। नेक्स्ट देखिए इसके अंतर्गत, है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़ें। इस खंड के प्रयोजन के लिए सती के संबंध में सती और गौरवान्वित का अर्थ क्रमशः वही लोग जो सती निवारण अधिनियम बना हुआ 1987, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। सती निवारण अधिनियम कब बना हुआ, 1987 वाला बना हुआ है। और क्या चीज़ इसके अंतर्गत, किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी या निर्वाचन के नाम वापस लेने या निर्वाचन लड़ने से हट जाने के संबंध में ऐसे तथ्यों के प्रकाशन जो मिथ्या हैं, जो झूठे हैं, या तो जिसके मिथ्या होने का विश्वास है या उसके सत्य होने का विश्वास नहीं करता है, तो उस उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित हैं। इस प्रकार से झूठे आंकड़े, झूठी चीज़ों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, किसी मतदान केंद्र या मतदान के लिए नियत स्थान, जो भी उसका मतदान केंद्र होगा, नियत स्थान को या किसी निर्वाचक स्वयं उम्मीदवार उसके कुटुंब के लिए किसी सदस्य उसके अभिकर्ता से भिन्न परिवहन होता है, कोई न कोई यातायात का साधन जिसका प्रवाह हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, किसी यान या जलयान को उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सदाई करके अन्यथा भाड़े पर लेना या उपात करना। इसका मतलब कि देखो, इसने लिखा निर्वाचक स्वयं उम्मीदवार, एक तो खुद स्वयं उम्मीदवार, उसके कुटुंब के किसी सदस्य या उसके एजेंट, स्वयं उम्मीदवार, कुटुंब का सदस्य या एजेंट, इनसे भिन्न कोई भी स्थान है तो उसको भाड़े पर इधर उधर ले जाना, ये भी क्या है, भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है। परंतु निर्वाचक या कई निर्वाचकों द्वारा स्वयं अपने संयुक्त खर्चे पर स्वयं को किसी भी ऐसे मतदान केंद्र या मतदान के लिए नियत स्थान को या प्रभावित मतलब ले जाना किए जाने के प्रयोजनार्थ यान या जलयान को भाड़े पर लेना या इस खंड पर अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं समझा जाएगा। यदि खुद आ रहा है, खुद के परिवार के सदस्य हैं, उसके एजेंट हैं, उनके लिए अपन भ्रष्ट नहीं होगा ना। इस प्रकार भाड़े पर लिया गया यान या जलयान कोई ऐसा यान या जलयान जो यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित नहीं है, और भी कोई दूसरा जैसे बैलगाड़ी वगैरह भी हो सकती है ना। आप देखो नेक्स्ट इसी के अंतर्गत ये क्या कह रहा है, परंतु ये है कि किसी ऐसे मतदान केंद्र या मतदान के लिए नियत स्थान को जाने से वहां आने वाले प्रयोजन के लिए अपने ही खर्चे पर निर्वाचक द्वारा किसी लोक परिवहन यान या जलयान या किसी ट्राम रेलगाड़ी का उपयोग इस
खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं समझा जाएगा। अब कह रहा है कि नियत स्थान को जाने वहां से आने वाले प्रयोजन, यदि कोई दूसरा लोक परिवहन कोई दूसरी आ रही है गाड़ियां, तो उसको भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा। यदि वो कोई प्राइवेट गाड़ी करता है तब क्या होता है, वो भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है। इसका मतलब उसके अंतर्गत उसको किसी धन का प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्टीकरण क्या करें, इस खंड के अभिव्यक्ति यान से ऐसा कोई भी यान अभिप्रेत है बताया जाता है कि जो सड़क परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाता है या उपयोग में लाए जाने योग्य है, चाहे वे यांत्रिक शक्ति से हो अन्यथा चालित हो, चाहे अन्य यानों के खींचने के लिए अन्यथा उपयोग में लाया गया। इसमें यान के बारे में बताया गया, उसमें कोई विशेष स्पष्ट यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते नहीं है ना। किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए निर्वाचन से संबंधित किसी नियम या आदेश के उपबंध को उल्लंघन पर वह उपगत करना, प्राधिकृत करना। वह उपगत मतलब कि उसको इंक्योरिंग और ऑथराइजिंग प्राधिकृत कर सकता है। मतलब कि एक प्रकार का आप मान देखो, किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए निर्वाचन से संबंधित किसी नियम या आदेश के उपबंध के उल्लंघन में, इसका मतलब कि वह जो एजेंट है वो भी उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, जो उसके ऑथराइज जो प्राधिकृत होगा वो भी स्वयं उसके जो निर्वाचक है उसके समान ही है। इसी में इतना ही चीज़ें लिखी है और कुछ विशेष नहीं है। उम्मीदवार के निर्वाचन की संभाविताओं को अग्रसर करने पर किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता जो एजेंट है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकार की सेवा में एक और निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग से व्यक्ति है तो कोई भी सहायता मत देने से अन्यथा अभिप्राप्त या उपांत करता है तो अभिप्राप्त तथा उपांत करने से दुष्प्रेरण या प्रयत्न करना माना जाएगा। यदि कोई भी गवर्नमेंट सर्विस के अंतर्गत द ऑब्टेंट और प्रोक्योरिंग और अबेटिंग एंड अटेम्प्टिंग ऑफ द प्रोक्योर, ये इस पूरी बात का अर्थ एक निचोड़ निकलता है कि यदि कोई देखो कौन कौन इसके अंतर्गत ऐसा दुष्प्रेरण का काम नहीं करेंगे। जैसे कोई राजपत्रित अधिकारी है या कोई संघ सशस्त्र का जो सदस्य है या फिर पुलिस बल का है या कोई आबकारी का है या कोई राजस्व अधिकारी है या सरकार की सेवा में के व्यक्तियों को ऐसा अन्य वर्ग जो भी विहित किया जाए, जो भी इसके अंतर्गत, अब सारी चीज़ें इसके अंतर्गत जो सरकारी तंत्र है वो शामिल हो गया है, तो ऐसा कोई दुष्प्रेरण का कार्य नहीं करे। अब इसमें स्पष्टीकरण क्या कह रहा है, खंड 1 खंड 9 के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने में सहायक समझा जाएगा यदि वे इस उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता एजेंट और मतदान अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता के रूप में काम करता है। तो प्रयोजन में कोई व्यक्ति किसी उम्मीदवार के निर्वाचन में संभाव्यताओं को अग्रसर करने में सहायक समझा जाएगा। इसका मतलब ये कोई भी जो ऊपर निम्नलिखित नाम है ये इनके सहायक समझे जाएंगे यदि कोई निर्वाचन अभिकर्ता एजेंट बन रहा है, मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में काम कर रहा है। ये इसमें मुख्य मुख्य चीज़ें आई हुई है। और क्या है, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी बाबत ये ठहराया जाए कि उसने उम्मीदवार की सम्मति से निर्वाचन के संबंध में अभिकर्ता के रूप में काम किया है, इस धारा की अभिव्यक्ति अभिकर्ता के रूप में वो उसको यदि किसी ने काम भी किया है तो वो क्या होता है, उसको अभिव्यक्ति अभिकर्ता के रूप में जो एजेंट है उसमें शामिल किया जाएगा। अब बात आती है नेक्स्ट जो 30 है, निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों के अधिकारिता है। सिविल न्यायालय की क्या अधिकारिता है, पहला तो 30 यही ध्यान रखना है, सिविल न्यायालय उनको क्या अधिकारिता दिए हुए हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर किसी सिविल न्यायालय में वार्डों के परिसीमन, वार्डों का परिसीमन, जैसे वार्डों का परिसीमन करना, ऐसे वार्डों के स्थान आवंटन, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी या के संचालन संबंधित किसी भी प्रश्न को ग्रहण करने और उस पर न्याय निर्णय करने का अधिकारिता नहीं होगी। अब देखो इसमें सीधी सीधी बात कह दी है कि जो इसको सिविल न्यायालय के अधिकार मिले हुए हैं पर इन चीज़ों पे नहीं होंगे, जैसे वार्डों का परिसीमन करना है, वार्डों को स्थान आवंटन है, निर्वाचकों की नामावली है, तो इनमें ये अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। किसी भी नगर पालिका के किसी निर्वाचन को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत की गई किसी निर्वाचन याचिका से अन्यथा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। किसी भी नगर पालिका के किसी निर्वाचन को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत की गई निर्वाचन याचिका, यदि कोई निर्वाचन याचिका लगा रहे हैं तो अन्यथा से प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। इसमें क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, जो सिविल न्यायालय के अंतर्गत आती है ये इसके अधिकारिता में नहीं होंगे और बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। अब इसमें निर्वाचन की याचिकाएं क्या है, निर्वाचन की याचिका क्या है, नगर पालिका के सदस्य के रूप में किसी भी व्यक्ति के निर्वाचन को नगर पालिका के क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश, निर्वाचन की याचिका कहाँ रखी जाएगी, जिला न्यायाधीश के समक्ष निर्वाचन की तारीख से 1 मास, देखो ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के अंतर्गत आया हुआ है, 1 मास के भीतर कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करे
निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक आधारों पर प्रश्नगत किया जा सकेगा। यदि उसमें कोई भी याचिका लगा सकता है तो वो कब है 1 मार्च के अंतर्गत लगाई जा सकती है। तो ये आई होप आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं समाप्त करते हुए इतनी सारी जो चीज़ें हमने नेक्स्ट जो 30 मिनट के अंतर्गत पढ़ी है वो 5 मिनट में कैसे समराइज की जाए, कैसे इतनी बड़ी चीज़ों को हम शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत लेके आए, ये चीज़ आप लोग देखिए। देखो इतनी सी हम एक पेज के अंतर्गत लेकर गए, जो 350 पेज हैं वो हम आपको 30 या 35 पेज के अंतर्गत सारा मसाला दे देंगे। अब देखो धारा 26 निर्वाचन में मत देने की रीति, मतपत्र द्वारा, मतदान मशीन द्वारा, प्रॉक्सी मतदान नहीं होगा। धारा 27 आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार से भरी जाएगी, उपचुनाव द्वारा, चुनाव अगले 6 माह के अंतर्गत, कार्यकाल इसका अगले चुनाव तक रहेगा, आरक्षित स्थान में उसी वर्ग का, महिला है तो महिला, SC ST है तो SC ST के द्वारा भरा जाएगा। धारा 28 क्या करी है, निर्वाचन अपराध से संबंधित है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत काम कर रही है। यदि कोई नाम निर्देशन के अंतर्गत, घोषणा पत्र के अंतर्गत तथा अन्य तथ्यों में गलत सूचना देता है तो उसको 6 मास का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये धारा 28 के अंतर्गत आया हुआ है। फिर नेक्स्ट धारा 29 के अंतर्गत दिया हुआ भ्रष्ट आचरण। भ्रष्ट आचरण कैसे हो सकता है, रिश्वत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यदि कोई सामाजिक बहिष्कार कर रहा है, कोई धार्मिक भय बता रहा है कि ये इस धर्म के अंतर्गत ये चीज़ हो जाएगी। लोक नीति, लोक कार्रवाई और वैध अधिकार इसके अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। धार्मिक प्रतीक इसके अंतर्गत, धार्मिक प्रतीक ऐसा नहीं कर सकते, परंतु यदि कोई इसको आवंटित प्रतीक है तो उनका क्या है, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और इसके अलावा सती प्रथा या अन्य कोई गौरवान्वित प्रथा, सती अधिनियम 1986 के अधीन कोई ऐसा परिवार उसको प्रभावित करने का काम कर रहा है तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आएगा। वाहन मतदाता के लिए नहीं, वाहन अपने परिवार के लिए, एजेंट के लिए, अपने खुद के लिए ले सकता है, पर ऐसा नहीं हो कि वाहन मतदाता के लिए नहीं। इसमें सरकारी कर्मचारी नहीं इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, जो सरकारी कर्मचारी है, अब इसमें पुलिस बल आ गया, फोर्स बल आ गया, जो भी सरकार के अंतर्गत, तंत्र के अंतर्गत आ रहा है वो भी इसके अंतर्गत शामिल आएंगे, तो उसे भ्रष्ट आचरण कहेंगे। देखो इनको कितना समराइज कर दिया है, और ये जो समराइज किया है आज इतनी सारी जो एफर्ट्स करके किया है, यदि आपको और अच्छा लगे तो आप इसके अंतर्गत आज कमेंट्स करके जरूर बताएं। नेक्स्ट आती है धारा 30 क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता। अब इसकी किसकी अधिकारिता है, सिविल मामलों की अधिकारिता क्या है, परिसमन वादों के स्थानांतरण, नामावली इत्यादि न्याय निर्णय की अधिकारिता नहीं होगी, इसके अंतर्गत इनकी नहीं होगी। ये चीज़ ही सारी सारी अपन ने कंसाइज की है। अब यदि कोई एक आध छोटे मोटे बिंदु हो जाए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे इसके शॉर्ट नोट्स को अपन को जो 350 पेज हैं उनको कैसे हम 35 पेज के अंतर्गत लेकर आएं, कैसे पूरा इसको अच्छे से याद कर लें। अब इसी के अंतर्गत हम नेक्स्ट हमेशा की तरह, रोज की तरह प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन यही आपको सफलता दिलाएंगे। कैसे सफलता दिलाएंगे, देखिए इसके अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, ये पहला आया हुआ है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 29, कौन सी ली है, धारा 29 के अंतर्गत किसे विस्तृत किया गया है, अनुचित प्रभाव, भ्रष्ट आचरण, करप्ट प्रैक्टिस, इलेक्शन ऑफ एवरी वार्ड, हर वार्ड के लिए चुनाव, और मतदाता सूची। यदि अपन ने खाली शॉर्ट नोट्स ही पढ़ रखे हैं और अपन को धारा 29 के बारे में देखना है तो धारा 29 के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, भ्रष्ट आचरण दिया हुआ है। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भ्रष्ट आचरण आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसी के अंतर्गत जो दूसरा क्वेश्चन देखिए ना, ये क्वेश्चन दो, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 29 और 29 के अंतर्गत 2 के संदर्भ में जब इस अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रतीक आवंटित नहीं किया जाता है, जब तक कोई प्रतीक आवंटित नहीं किया जाता है तब निम्न में से किसे प्रतीक माना जाता है। जब तक कोई प्रतीक आवंटित नहीं किया जाता है और कोई ऐसा प्रतीक किसे माना जाता है, तो मान सकते हैं जैसे धारा 29(2) के अंतर्गत। अब यदि कोई इसके अंतर्गत आप सोचो कि कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ रहा है, इसकी एक्ट को नहीं पढ़ रहा है, वो कैसे करेगा, तो इसके अंतर्गत सीधा सीधा क्या आ रहा है, अपने आपको देखो यहीं से बताते हैं ना, एक सेकेंड, ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ इसके अंतर्गत देखो यहाँ पर आया हुआ है, कहाँ आ गया, देखो किसी व्यक्ति को धर्म मूल मत देने, एक सेकेंड, हाँ ये चीज़ आ गई ना, विरत रहने उम्मीदवार की उसका अभिकर्ता, उम्मीदवार द्वारा उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा अपील
या उस उम्मीदवार के निर्वाचन के लिए संभाव्यताएं अग्रसर करने या उसके लिए उम्मीदवार को निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या उसकी दुहाई राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग की दुहाई की बात आ रही है। ये बात, इससे अपन को ये समझ में आता है कि कौन सा प्रतीक आवंटित नहीं किया जाता, निम्न में से किसी प्रतीक माना गया है, तो किसको माना गया है? धार्मिक प्रतीक को माना गया। यहाँ पर क्या ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। देखो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ द राजस्थान म्यूनिसिपलिटी एक्ट 2009 द नंबर ऑफ वार्ड्स विल स्टार्ट फ्रॉम विच कॉर्नर ऑफ द लोकल एरिया ऑफ द म्यूनिसिपलिटी। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संबंध में वार्ड की गिनती नगर पालिका के स्थानीय क्षेत्र में किस कोने से शुरू की गई? ये हमने देखो पहले पढ़ा था, और पहले यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो अपन ने वहाँ पे 5 स्टार भी लगाया था। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये 5 स्टार मेथड और आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो कितने ज़्यादा कारगर हैं, ठीक नहीं? आप इससे बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हो। कैसे? देखो आपने ये मैंने यहाँ पर चीज़ को किया था। हाँ, वार्डों की संख्याकन किसी नगरपालिका के स्थानीय क्षेत्र के उत्तर पश्चिम कोने से शुरू होंगे। कहाँ से शुरू होंगे? उत्तर पश्चिम कोने से। ये इस प्रकार से है, ये इसका उत्तर है और ये पश्चिम है। यहाँ से वार्ड शुरू होंगे, यहाँ को अपन 1, फिर 2, फिर 3, 4 इस प्रकार से एक सर्किल के अंतर्गत चलेंगे। तो कोना कौन सा रहा है? उत्तर पश्चिम कोने से शुरू करेंगे। तो ये देखो इस प्रकार से इनके क्वेश्चन की कितनी ताकत है। आपने यदि अच्छे से पढ़ रखा है तब आप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो अपन लोग कहाँ थे? 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड। हाँ, ये आ गया अपने। अब इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम, डी ऑप्शन आ जाएगा। किस कोने से शुरू करेंगे? उत्तर पश्चिम कोने से शुरू करेंगे। ये इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बात आती है अपने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार विधिवत नगर पालिका सदस्य इस्तीफे को कौन प्रमाणित करेगा? अभी भी इसकी डिस्कस आगे आना है, कौन प्रमाणित करेगा? तो इसके लिए होता है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, इसका कोई मतलब नहीं है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, बिल्कुल जो उस समय जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो इसको क्या करेगा? प्रमाणित करने का काम करेगा। अब नेक्स्ट इसकी के अंतर्गत देखिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये चीज आ रही है, किसी मतदान केंद्र के लिए किसी वाहन किराए पर लेने के संदर्भ में निम्न में से क्या भ्रष्ट आचरण माना जाएगा? यदि आपने एक्ट नहीं पढ़ा है तो आप चाहे कितना ही अच्छा पढ़ लें किसी भी प्रकार से, तो आप इतना अच्छा काम नहीं कर पाओगे। देखो कैसे, उम्मीदवार के परिवार के लिए वाहन बिल्कुल लगा सकता है, उम्मीदवार के एजेंट के लिए लगा सकता है, स्वयं के उम्मीदवार वाहन के लिए लगा सकता है। मतदाताओं के लिए वाहन, यदि मतदाताओं के लिए वाहन लगाता है तो वो क्या कहलाएगा? आपको भ्रष्ट आचरण कहलाएगा। ये इसके अंतर्गत क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। तो इसी के साथ आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इनको समझ रहे हैं, और मैं इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स ए लॉट। आज सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी वाणी को